उर्दू में बोलने के लिए बहुत ही मुबारकबाद डॉक्टर साहब आपको, डॉक्टर पॉल को, इतनी खूबसूरत उन्होंने रिसर्च स्टडी की है। मेरे पास ये कल ही शाम को पहुंची। मैंने आखिरी चैप्टर और बाकी सरसरी तौर पे इस पर निगाह डाली। मुझसे 2-3 दिन पहले ही ये कहा गया कि ये फंक्शन है, ये लॉन्च कीजिए, आप आइए। तो मुझे ये शुबा है कि मुझसे पहले किसी ने वादा किया था, वो डंडी मार गया और आपने लास्ट मिनट पे मुझे बुला लिया। लेकिन मुझे उसमें कोई झिझक इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये तो मुझे देखने में ये वर्क इतना अच्छा लगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज का इतना अच्छा रेपुटेशन काम है, यहाँ आने का मुझे शौक भी था। तीसरा, जैसे कि मैडम ने इंट्रोड्यूस किया, मैं IAS अफसर हूँ। मेरा तो काम ही स्टेपनी का काम है। जब बाकी टायर फट जाता है तो स्टेपनी आगे काम करते हैं। जब सब लोग काम करना बंद करें तो IAS अफसर ही उसको आगे चला पाता है, चाहे वो कोई क्राइसिस हो, कोई इमरजेंसी हो। तो उस पर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे बड़े शॉर्ट नोटिस पे, जबकि आज 3-4 और फंक्शन में मुझे जाना है। सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझसे रहा भी नहीं गया और उसी पे मैं कुछ फिर से अपने ख्यालात का इजहार करना चाहूँगा कि ये जो हर वायलेंस के पीछे बेसिकली रूट कॉज इसका हेट स्पीच है, जो आजकल इतनी कॉमन हो गई है। पहले ज़रा सा भी कोई बोले, पहले बहुत एहतियात से बोला जाता था, कम्युनिटी का नाम नहीं लिया जाता था और मुबहम अंदाज से इस किस्म के कोई इंसिडेंट्स होते थे उनका जिक्र होता था। लेकिन आज तक खुले आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब चलता है। ये जो वायलेंस है और उसके पीछे जो हेट स्पीच है, एक ज़माने में सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट्स इसके गिल्टी होते थे। अब वो फ्रिंज एलिमेंट जो है वो मेन स्ट्रीम हो गए और इतने ज़्यादा लोगों में ये जहर फैल गया है कि इसको जहर को हटाना, कम करना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है। जो वायलेंस के कितने रूप होते हैं और वो उसके शुरू वो हेट स्पीच से होते हैं, दूसरों को अदर करना कि ये लोग, दूसरे लोग, ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, उस तरह ऐसे करके और फिर उनमें नफरत और उसके बाद वायलेंस ऑटोमेटिकली होती है। और अब तो पोलराइजेशन टूल फॉर इलेक्टोरल पर्पज ये जो बन गया है, इसका कोई समाधान अभी नज़र नहीं आ रहा, इसका कोई तोड़ नज़र नहीं आ रहा, इसका कोई ज़्यादा नज़र नहीं आता है। क्योंकि लड़ाई करो, लड़ाई कराओ दो कौमों में और पोलराइजेशन होके तो इलेक्शन की विक्ट्री एश्योर हो जाती है। 20 साल हो गए इस टेक्निक का इस्तेमाल और हर बार ये कामयाब भी होता चला जा रहा है, इसीलिए बढ़ता जा रहा है। जब तक इसकी का कोई इलाज नहीं सामने आएगा, सिवाय इसके कि कुछ लोग थकने भी लग गए। शुरू में लोग जो एक्साइटेड थे वो अब इससे उनके परेशान भी है और बहुत ज़्यादा मायूसी की इसलिए ज़रूरत नहीं कि बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से आने वाली पार्टी के को वोट कितना मिला था, 39%, 38%, यानी 62% लोगों ने तो इनको वोट भी नहीं किया था। या मैं एक बार बार कहता हूँ कि हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है क्योंकि हिंदू सेक्युलर हैं, मेजॉरिटी है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। और सबूत उसका क्या, मुझसे कई लोगों ने इस सवाल किया कि आप कई बिना पे आप कहते हैं। मैंने कहा देखिए, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग मुल्क बने, मजहब के नाम पे तो बने थे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उधर बना तो हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया कितनी आसानी से बनता, को कोई उंगली भी नहीं उठाता, नोबडी वुड हैव बैटेड एन आईलिड। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 83% उसमें हिंदू, वो भी अपर कास्ट हिंदुओं का डोमिनेशन, उन्होंने यूनानिमसली एक सेक्युलर इंडिया को चुना। तो सेक्युलर इंडिया तो हिंदू ने बनाया एट द पीक ऑफ हिंदू मुस्लिम डिवाइड। तो पार्टीशन हुआ, लाखों लोग मरे, लाखों बेघर हुए, उसके बावजूद जो ये चुना, तो इसलिए ये मानना पड़ेगा कि इंडिया का सेक्युलरिज्म के बुनियाद तो हिंदू ही हैं, क्योंकि इथॉस इंडिया की और हिंदूज की और हिंदुइज्म की हमेशा से सेक्युलर है।
और उसका रीज़न भी बड़ा ऑब्वियस है कि जैसे हमारा मज़हब एक डॉगमेटिक मज़हब है, देयर इज ओनली वन गॉड, अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल है। हिंदूज में, सनातन धर्म में तो बहुत सारे गॉड हैं, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि जितनी आबादी उतने गॉड्स, सो एवरी वन इज इंक्लूडेड, जिसकी भी चाहो पूजा शुरू कर दो। तो उस लिहाज से क्योंकि इंक्लूसिविटी है कि लोग आते गए, इस्लामिक रूलर्स आए, क्रिश्चियन आए, सब मंजूर थे, किसी ने उस पर कोई इतराज़ नहीं किया। तो इंक्लूसिव इंडिया जो था उसमें एकोमोडेशन की बड़ी शक्ति है, वो सबको एकोमोडेट करते रहे हैं। लेकिन अब जो पिछले दिनों 2-4 दिन पहले जब ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हिंदू ओरिजिन के अफ्रीकन इंडियन, वो तो बड़ा यहाँ पे सेलिब्रेशन भी हुआ, लेकिन बहुत लोग कहा कि भाई ये सेलिब्रेशन न करो, इंडियन ओरिजिन का आदमी, एक माइनॉरिटी की साइकोलॉजी होती है, हम तो माइनॉरिटी होने के नाते देखा है कि आप ज़्यादा लॉयल, मोर लॉयल देन द किंग होने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए कि इंडिया के लिए बड़े टफ साबित होंगे, और ऑलरेडी उनकी जो लैंग्वेज है वो सामने आने लगी। उस सिलसिले में ये इंडिया और यूके का कंपैरिजन हो रहा था किसी की भी डिबेट में। तो मैंने कहा देखिए कंपैरिजन इसलिए मुमकिन नहीं है कि वहाँ पे यूके में एंटी हिंदू या एंटी इंडिया कोई कैंपेन नहीं चल रहा, जबकि हिंदुस्तान में एंटी मुस्लिम कैंपेन प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इतनी, और ये बच्चे के दिमाग में और दिल में जो जहर भर दिया गया है, तो उस वजह से ये था कि क्या इंडिया में माइनॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, पर्टिकुलरली मुसलमान, अगर सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जरूर है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे, लेकिन सिख्स जो हैं वो बेसिकली हिंदू तो उनको अपनी ही सेक्ट मानते हैं। 300-400 साल पहले तो उनका जन्म हुआ था, तो उसमें इतना इख्तिलाफ नहीं। लेकिन मुसलमान तो आजकल एमएलए बन जाए तो सेलिब्रेट की जगह एमएलए एमपी बन जाए, वो बनना मुश्किल हो गया, तो प्रधानमंत्री बनने के तो ख्वाब देखना बंद करें। अभी तो फिलहाल ये है कि किस तरह मुसलमान अमन और सुकून और हिफाजत से रह सकते हैं, जिसका इस रिसर्च ने इतनी स्टडी की है। मैंने ये इसका कंक्लूजन ही पढ़ा क्योंकि टाइम नहीं था, लेकिन एक लिहाज से तो मुझे इसमें कोई नई बात नजर नहीं आई। ओनली नई बात ये है कि ये चीज़ जो हमारे इम्प्रेशन होते हैं वो इन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिए, वरना लोग मरते हैं, मीडिया वाले तो क्या करते हैं, जिसके घर में आग लग गई, कोई रेप हो गई, कोई मर गया, कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, आपको कैसा लग रहा है? अरे भाई उसका घर जल गया, उसके घर में 10 मौतें हो गई और आप मीडिया वाले पूछ रहे हैं जी आपको कैसा लग रहा है। तो इस किस्म की पुलिस से सवालात करके उसके जख्मों पे और नमक छिड़कने की कोशिश होती है। ऑब्वियसली उसको बुरा लग रहा है, ऑब्वियसली वो बहुत दुखी है, दिल आदुर्दा है, तो उसको इन्होंने डॉक्यूमेंट किया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं भी इनसे पूछना चाहूँगा कि इनको कोई ऐसी नई चीज़ मिली जो इनको पहले नहीं पता थी जब इन्होंने स्टडी शुरू की थी, क्यों डॉक्टर साहब? तो ये अंदाज़ा कैसे, जो होंगे रूटलेस हो गए, दुखी होंगे, तकलीफ में होंगे, अभी तक रिहेबिलिटेशन उनकी नहीं हो पाई, ये सारे कंक्लूजन आए। क्या रिमोर्स है परपेट्रेटर्स ऑफ राइट्स में, उसमें भी अभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि सिर्फ बुजुर्गों में तो है, नौजवानों में नहीं है। मैं हरियाणा काडर में रहा हूँ, हरियाणा का मैंने ये देखा है जाटों में कम्युनलिज्म नहीं है। तो और इसीलिए इस इलाके में अभी जैसा आपने फरमाया कि ये पहली बार यहाँ पे राइट हुए, पहले कभी नहीं हुए थे, क्योंकि मुसलमान और जाट बिल्कुल चरण सिंह के सारे फॉलोअर्स है, सब एक ही साथ मिलके ये हमेशा रहे हैं। तो अब ये जो आजकल का जो हेट स्पीच का माहौल है, इसका इलाज क्या है? मैं समझता हूँ कि इसका इलाज तो अवेलेबल है मौजूदा कानून में। लॉ कमीशन बहुत से लोगों के मुझे सुनते हैं कि साहब हमें और टफर लॉ बनाने चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती की बात होती है, बेवकूफ़ी की बात होती है। डाउरी का था, ये कोई भी जुर्म है उसके लिए 5 साल की सज़ा है, और 5 साल काफ़ी नहीं है तो लोग कहेंगे इसको 7 साल के कर दो। अरे भाई जो रेप कर रहा होता है या जुर्म कर रहा होता है वो 5 साल 7 साल का उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको 50 साल कर दो,
उसने करता है वो करेगा, बल्कि जितनी ज़्यादा बड़ी सज़ा रखोगे उतने ज़्यादा उसको होगा कि कुछ होना वाना नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो कानून आपके पास मौजूद है उसका इस्तेमाल कीजिए। इंडियन पीनल कोड के 4-5 सेक्शन है, 153 ABC, एक 295, 298, 505, इन सब में ये है कि जो भी किसी दूसरे के खिलाफ ऐसी बात करेगा जिससे उसको दुख हो, तकलीफ हो और उसमें एक कम्युनल टेंशन पैदा हो, ये सब क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। 3 साल की कैद बामुशक्कत। तो आजम खान को जो सजा हुई है वो इन्हीं सेक्शन के उसमें वो 3 साल के अलावा 153 है। तो इसी तरह इलेक्शन के दौरान जो खास तौर से ये वायलेंस बढ़ती है, इलेक्शन के लिए भी 125 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो भी ये कहता है 3 साल की सजा। डिफरेंस इज इन्फोर्समेंट। मैं कहता हूँ 3 के बजाय सजा 2 साल की कर दो, 1 की कर दो, लेकिन श्योर शॉट कर दो, सर्टेन कि जो करेगा वो जरूर अंदर जाएगा। अब MLA MP क्या क्या बकवास करते हैं और कोई एक्शन नहीं होता। ये जो स्टेट इनएक्शन है, जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जो रेपुटेशन और इमेज, एक मॉरल अथॉरिटी एक चीज़ होती है। मॉरल अथॉरिटी इकबाल, सरकार अपनी इकबाल से चलती है, इकबाल कम होता जा रहा है। ये उस इकबाल का तर्जुमा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इकबाल से चलती है। जब इकबाल कम हो गया, मैंने अपनी किताब 8 साल पहले लिखी थी इलेक्शन पे, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। उसमें मैंने ये बात कही थी कि सरकार का जब इकबाल था तो एक कांस्टेबल एक लाठी लेके 1000 के क्राउड को हैंडल कर सकता था। आज कितना है कि वो 1 to 1 है, बल्कि कांस्टेबल अगर दुबला पतला है और क्रिमिनल मोटा है तो कांस्टेबल ही को जान बचा के भागनी पड़ेगी। ये हालत हो गई क्योंकि उसकी जो मॉरल अथॉरिटी है खत्म हो गई। अब लोग, जनता इंसाफ एक्सपेक्ट करती है, अब उसी एडमिनिस्ट्रेशन से इंसाफ न मिले। मुझे तो हैरानी होती है, हमारे जो IPS ऑफिसर, जो हमारे एक ही बरादरी से हम लोग हैं, उसी सिविल सर्विस एग्जाम से हम आते हैं, और कैसे उसमें एक तरफ तो बहुत वो मर्दानगी दिखाते हैं जब चाहें, दूसरी तरफ बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते हैं, चूहा बन जाते हैं। यहाँ पे धर्म संसद में ओपन कॉल होती है जेनोसाइड की कि इनकी औरतों को रेप करो, और 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद DGP साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे हम अभी इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। 3 महीने 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद वो तफ्तीश ही कर रहे होते हैं कि क्या क्या हुआ, उनको नजर नहीं आता क्योंकि पॉलिटिकल मास्टर से उनको सिग्नल नहीं मिला उसके। अच्छा, हर एक अफसर ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी कमर ऐसी तोड़ दी गई है आहिस्ता आहिस्ता कि उसको ट्रांसफर कर देंगे, उसको हर किस्म की हैरासमेंट करेंगे, उसके ऊपर केसेस बना देंगे। इस वजह से डर के मारे जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं जो कहते हैं वो करने की कोशिश की। टोटल डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रहा है कि जिसको पकड़ना है उसको 5 मिनट में पकड़ ले। अगर टेक्स्ट बुक से एडमिनिस्ट्रेशन चले, कोई SHO की नॉलेज के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ऐसे हमारे लॉज हैं और पुलिस रूल वगैरह हैं, लेकिन ये सब सिर्फ देखने दिखाने के लिए रह गए और इसमें बड़ी सेलेक्टिविटी तो गई। मीडिया का रोल ये बड़ा खराब हो गया। मीडिया का काम तो ऑनेस्ट रिपोर्टिंग होता है, लेकिन आप देखिए आजकल जो एंकर्स होते हैं, न्यूज़ एंकर, वो पार्टी के स्पोक्समैन से ज़्यादा लाउड और कमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं लगता वो न्यूट्रल एंकर है, वो तो बिल्कुल पार्टी के स्पोक्समैन है। आपको बुलाएंगे और आपको उनकी उस शो में बुरा भला कहेंगे, गालियाँ देंगे। तो शर्म आती है देखते हुए ऐसे लोगों को, लेकिन फ्लरिश कर रहे हैं क्योंकि इनको बाकी के बहुत सारे कुछ फ़ायदे कहीं ना कहीं से पहुंच जाते होंगे, या उनके मैनेजमेंट उनसे ये एक्सपेक्ट करता है। तो उनमें आपस में मीडिया में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा जहर फैलाता है, और एक जहरीली किस्म की मीडिया रिपोर्ट और मीडिया प्रेजेंटेशन देखने को मिली। इंटरनेट उसने तो और भी तबाही मचा दी। जिस तरह हेट स्पीच जिस तरह फैलती है, विद इन हाफ अ मिनट
लाखों लोगों को एक जहरीले और झूठे सच्चे मैसेजेस पहुंच जाए जिस पर राइट हो सकते हैं, देश में आग लग सकती है, उसकी रोकथाम की बड़ी ज़रूरत है। इसमें एक चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो हेट नैरेटिव है ये सिर्फ इंडिया ही का नहीं है, ग्लोबल फिनोमेनन है, पूरी दुनिया में है। और इसमें वॉशिंगटन पोस्ट ने 2018 को डिक्लेयर किया था ईयर ऑफ ऑनलाइन हेट 2018 में, और फेसबुक ने इसके अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में लिखा था कि 3 मिलियन पोस्ट हटाई गई जो हेटफुल थी, 3 मिलियन 30 लाख। इसी तरह यूट्यूब ने सिर्फ एक महीने में 25,000 पोस्ट जो हेट वाली थी वो हटाए। ये पूरी दुनिया का फिनोमेनन है। मुझे एक इंसिडेंट याद है कि 1992 में 92 में मैं पहली जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी बन के आया, उस ज़माने में एक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के पास हम नए जो जॉइंट सेक्रेटरी आते थे उनकी एक दिन का ब्रीफिंग होता था, ट्रेनिंग या ब्रीफिंग कि भाई क्या सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, आप अपने ऑफिस को कैसे प्रोटेक्ट करें, आप अपने मोहल्ले को, आप अपने शहर को, आप अपने देश को, आप अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये उस बारे में वो होता है। तो एक एक्सपर्ट ने एक इंटरेस्टिंग बात कही, उसने कहा कि देखिए जब से सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ है तो कम से कम सोवियत यूनियन वाज ए चेक ऑन अमेरिकन इंपीरियलिस्टिक डोमिनेशन। तो वो कहने लगे कि उसके बाद अब अमेरिका को एक एनिमी इन्वेंट करना पड़ेगा, एक मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, और मोस्ट प्रॉब्ली वो इस्लाम होगा। पहले होता था भागो भागो कम्युनिस्ट आ रहे हैं, डराते थे कम्युनिस्ट के नाम से, और वो सारे नेशन जो है एक हो जाती थी। अब वो कम्युनिज्म जब खत्म हो गया तो किसी से तो डराना है, तो उन्होंने एक इस्लाम का एक शुरू कर दिया। ये अनफॉर्चुनेटली जो ट्विन टावर का जो अटैक हुआ उसने जो दुनिया भर में जो हिंदुस्तान की फोर्सेज जो पोलराइज करना चाहती थी, हमेशा साल से ट्राई कर रही थी, लेकिन कामयाब इसलिए नहीं हुई थी कि हिंदू था सेक्युलर, वो सेक्युलर हिंदू उनकी बात सुनता ही नहीं था। लेकिन जब ये ट्विन टावर अटैक हुआ पूरे दुनिया में हो गया, उधर अमेरिका और इजराइल को इंटरेस्ट है हेट स्पीच को कंट्रोल करने की और एक पर्टिकुलर कौम को विलन बनाने की, इंडिया को की भी वही रिक्वायरमेंट हुई भी है, तो ये तो एक दूसरे को हालात शूट कर गए। टेरर अटैक कहीं पे होता है दुनिया में, यहाँ पे 10-20-50 लोग इधर से उधर चले जाते हैं अपनी थिंकिंग, जो मुसलमानों से जो नफरत करते हैं। तो ये जो हालात जिसकी वजह से पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है, यही सबसे बड़ा एक फिक्र की वजह है। इसमें सरकार का इंडिफरेंट होना ये बहुत क्रिमिनल है, और जुडिशरी ये को प्रोएक्टिव जो होना चाहिए। अब जुडिशरी भी इंतजार करती है कि कोई FIR लेके जाए तो वो एक्ट करते हैं। क्या वो मीडिया नहीं देखते या बाहर नहीं पढ़ते, इस किस्म की हेट स्पीच से उनका कॉन्शियस नहीं जागता? उन्हें भी सोचना चाहिए कि ये सबसे अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिविल लिबर्टीज ह्यूमन लाइफ इस तो जुडिशरी है। क्या वो अपना रोल अदा कर रहा है, ये भी स्टडी का विषय होना चाहिए। एक मैं iOS से रिक्वेस्ट करूँगा, कल परसों में एक वीडियो किसी ने भेजा जो व्हाट्सएप में आते रहते हैं कि गुजरात के कोई बीजेपी के लीडर है, ये बोल रहे हैं कि 2002 में कहने लगे कि एक ऐसा मोहल्ला जहाँ पे सिर्फ ठेठ हिंदू रहते हैं, वहाँ पे इन्होंने 100 लोगों को टोपी और दाढ़ी वाले वहाँ पे भेजे कि आप जाके प्रो पाकिस्तान स्लोगन करो। ये एक बीजेपी का हिंदू नेता बोल रहा है, ये एक वीडियो है, वो पता नहीं उसकी सदाकत तो कभी तो पता नहीं होता, बहुत सारे भी होते हैं डॉक्टर, तो उसमें और उसपे उसके बॉस ने उसको बुलाया कि देखो ये क्या हो रहा है, ये हिंदू मोहल्ले में मुसलमानों को कैंपेन करने के लिए भेजने का क्या मतलब है। कैंपेन वो क्या कर रहे थे कि ये फला किसी को वोट दो, तो ऑब्वियसली एक मौलाना अगर किसी को वोट दे रहे हैं तो हिंदू वोट तो नहीं मिलेगा, बेसिकली उस हिंदू कैंडिडेट को हराने के लिए। तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा तरीका है कि इनको पकड़ के बुलाओ, ये जो 100 हैं, तो उन्होंने 40-50 जो पकड़ के लाए गए, सब के सब हिंदू।
तो उनको 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी, दाढ़ी बढ़वाई गई थी, टोपी लगवाई गई थी। मुसलमान अब कह रहे मैं अच्छा ये मॉडस ऑपरेंडी कोई अनएक्सपेक्टेड या नया नहीं है। 20 बार हमने ये देखा है कि जिसको पकड़ा गया, ये बुर्के में देखा, बुर्का उतारा तो अंदर लड़की भी नहीं है, लड़का है और वो हिंदू है। ये 20 बार है, क्योंकि ये इस तरह का मोडस ऑपरेंडी इतना हालांकि किसी फटा है, लेकिन किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया। जो मैं कह रहा था कि ये स्टडी में कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि आपने इसको डॉक्यूमेंट कर दिया। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मुझे मैं समझता हूँ सभी को पता है कि ये मोडस ऑपरेंडी है, डोंट यू एग्री कि होता है, लेकिन इसकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। iOS को चाहिए इसके, और यू नीड टू डॉक्टर गूगल कीजिए, 150 इंसिडेंट जमा हो गया, आपको एक आधे घंटे में आ जाएंगे। उनको जमा कीजिए और ये चीज़ उनको कन्फ्रंट कीजिए, दिखाइए कि और लोगों को बताइए कि भैया ये ड्रामेबाजी है, इसको हमें बंद करना चाहिए और नफरत से आगे नहीं चल सकते। इन्होंने स्टडी में बड़ी अच्छी बात की कि बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके ज़्यादा मुतासर होते हैं, और औरतें, किसी भी वायलेंस के फर्स्ट विक्टिम औरतें होती हैं और बच्चे होते हैं। उस पे हम लोगों की इंसेंसिटिविटी बड़े अफसोस की बात है। फाइनली मैं इस पे तब करूँगा कि मैंने पिछले दिनों किताब लिखी पॉपुलेशन मिथ, जो ये है, और इसको मेरे सजेशन होगा, दरख्वास्त होगी कि आप लोग इसको ज़रूर अमेज़न पे ऑर्डर करें। हार्पर कॉलिंस इसका पब्लिशर है, अमेज़न पे मिलती है। इसमें ऐसे ऐसे मिथ जो जिनका शिकार मैं भी था, कि इम्प्रेशन ये कि मुसलमानों के घर में 10 बच्चे होते हैं, अगर हिंदुओं के पड़ोसी के घर में 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 10 होते हैं। एक ही इम्प्रेशन तो मुझे भी था। मुसलमान 4 बीवियाँ करते हैं और रीज़न ये दिया जाता है कि वो ताकि ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकें और वो पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर सके। देखिए मिथ्या इसमें जो स्टडी की, पिछले दिनों में हम कुछ लोग मिस्टर मोहन भागवत से मिले थे, उनको भी ये किताब हमने पेश की और हमने ये बताया, हमने कहा कि साहब देखिए, एक तो हिंदू और मुसलमान की आबादी में 1 से ज़्यादा का फर्क नहीं था, 1 बच्चे का फर्क, 10-10 बच्चों का नहीं है। और 30 साल पहले ये एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हर 5 साल में भारत सरकार का आता है। 1991-92 में 1 बच्चे का डिफरेंस था, 1.1 टू बी प्रिसाइज। मुसलमान ज़्यादा तेजी से फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर रहे हैं हिंदुओं के मुकाबले में, और वो गैप घटते 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 0.3 पे आ गया। लेकिन ये फैक्ट है कि मुसलमानों के बच्चे सबसे ज़्यादा होते हैं, चाहे वो 0.3 ही ज़्यादा है, लेकिन है सबसे ज़्यादा। लेकिन दूसरी चीज़ जो नहीं बोली जाती कि नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा बच्चे कौन पैदा करता है, वो हिंदू करते हैं, ये भी बताइए। आज 53% मुसलमान आज भी फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहा है। आज हालांकि इंडिया ने फैमिली प्लानिंग के अपने टारगेट बड़े अच्छे अचीव कर लिए हैं, हम रिप्लेसमेंट रेट पे पहुंच गए हैं। यानी एक होता है कॉन्सेप्ट टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एक लाइफ टाइम में एक औरत के कितने बच्चे होंगे। अगर वो 2.1 है तो वो रिप्लेसमेंट रेट कहलाता है। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब ये कि 2 माँ बाप हैं, वो मर जाएंगे, उनकी जगह 2 बच्चे आ जाएंगे, जितनी आबादी थी उतनी ही रही, बढ़े ही नहीं। हम ऑलरेडी 2.1 से नीचे हट के 2 पे पहुंच चुके हैं, और 10-15 साल के बाद आबादी घटनी शुरू हो जाएगी ऑल इंडिया, जबकि आधे हिंदू और आधे मुसलमानों ने फैमिली प्लानिंग अभी शुरू भी नहीं की। 53% मुस्लिम्स और 42% हिंदूज डू नॉट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। हमको सबको करनी चाहिए, बड़े प्रोएक्टिवली करनी चाहिए। मुसलमानों को मैं कहता हूँ खास तौर से कि अगर आपने तरक्की करनी है तो छोटा परिवार सुखी परिवार का जो स्लोगन था वो बड़ा सही स्लोगन है। और फैक्ट ये है कि जैसे कि मैंने अपनी स्टडी से दिखा, एक्चुअली मुस्लिम प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर एक चीज़ जो मैंने उनको बताई कि एक कॉन्सेप्ट है अनमेट नीड का। अनमेट नीड का मतलब है एज इट इज़ किसी को परसुएट करना, भाई फैमिली प्लानिंग ज़रूरी है, ज़रूर करो, उसको समझने में टाइम लगता है। लेकिन सूरत हाल अगर ऐसी हो जाए कि वो समझ गया और करना चाह रहा है, ये करना चाह रही है फैमिली प्लानिंग, लेकिन उसको डॉक्टर नहीं मिल रहा,
उसको फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज नहीं मिल रही, उसको कहते हैं अनमेट नीड। नीड जो जरूरत जो मीट नहीं हो पा रहे, अनमेट नीड। सबसे ज्यादा अनमेट नीड मुसलमानों की है 16%। एक मिशन मोड में, कैंपेन मोड में यूपी में और आसाम में जगह जगह पॉपुलेशन पॉलिसी की बात होती है। मगर तो बहुत अच्छी बात है, पॉपुलेशन पॉलिसी इज ग्रेट आइडिया, जरूर करो, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि सिर्फ मुसलमानों से फैमिली प्लानिंग करानी है और उसे नहीं करानी, सभी के लिए बराबर होगी। अरे भाई 1 साल का कैंपेन चला दो कि जिसकी अनमेट नीड है उसको मीट कर देंगे, उसको सर्विसेज पहुंचा देंगे, उसके डॉक्टर नर्सेज पहुंचा देंगे, वो नहीं पहुंचती है। तो और जो चीज़ें हैं वो पीछे रखती हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान या सिख ईसाई कोई भी, उसके 3 फैक्टर्स हैं। रिलीजन उसमें फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्या है? लिटरेसी, वो भी लड़कियों की। जैसे जैसे लड़कियों की तालीम बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों की गिनती घटती है। दूसरा है आमदनी, जैसे बढ़ती है वैसे बच्चे घटते हैं। और सर्विसेज जैसे जैसे पहुंचती हैं बच्चे घटते हैं। उन तीनों में मुसलमान सबसे पसमानदा। तालीम ये अपनी जगह, वैसे अफसोस की बात है कि जो मजहब तालीम पर इतना जोर देता है, जिसका कुरान शरीफ को पहला लफ्ज ही इकरा, रीड, तालीम कबर से क्रेडल टू ग्रेव तालीम तक, इसमें डू यू नो कुरान शरीफ में हजरत मोहम्मद के नाम कितनी जगह है? 4 बार। उनका अल्टरनेटिव नाम अहमद कितनी जगह है? 1 बार। जिहाद कितनी जगह है? 43 बार। और इल्म कितनी बार मेंशन हुआ है? 750 बार, 750। जो मजहब इल्म की बात कर रहा है, उसके फॉलोअर सबसे पिछड़े हुए इल्म में, ये हमारे लिए अफसोस और बदकिस्मत की बात है। हमें सोचना पड़ेगा, इसके लिए हमें कैंपेन चलाने बाहर। लेकिन फैमिली प्लानिंग में ये फैक्टर है, इसको तो एड्रेस कोई नहीं करता। इनकम बढ़ाने की तो बात नहीं करता, बल्कि इनकम को घटाने की होती है कि इनको इकोनॉमिक बॉयकॉट करो, जैसे कि इन्होंने इस किताब में भी लिखा है। उसके साथ बिजनेस नहीं करना, उसके साथ नौकरी नहीं देना, ये रोज का स्लोगन हो गया। तो सुन के अब तो सुन के भी थक गए। और डॉक्टर नहीं जाते, जैसे ये एरिया है, आप लोगों ने तो जरूर जो इस इलाके में रहते हैं इसको मिनी पाकिस्तान का लफ्ज इसके लिए डिस्क्रिप्शन जरूर सुना होगा। हर मुस्लिम क्लस्टर को मिनी पाकिस्तान उसमें जाते नहीं, डॉक्टर नहीं जाएंगे। अरे भाई तुम वहाँ जाओगे नहीं तो वहाँ पे फैमिली प्लानिंग कोई करेगा कैसे? तो इसी ये जो रियल कॉजेज हैं इन इश्यूज के, उसको डील न करके कि ये मुसलमान पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के लिए, इसका फाइनली इस पर मैं खत्म करता हूँ कि मैंने प्रोफेसर दिनेश सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते थे, मैथमेटिशियन, बहुत हाई रिप्यूट। उनसे मैंने कहा कि साहब मेरे लिए एक मैथमेटिकल मॉडल बना दीजिए, मैं आपको 70 साल का डेटा भेजता हूँ कि इस रफ्तार से मुसलमानों की हुकूमत कितने दिन में आ जाएगी। इसमें उन्होंने मुझे दिखाई कि छोटी वाली उन्होंने इसमें दिखाया कि साहब 1000 साल तक तो नहीं आती। और उसका जो ग्राफ बनाया उन्होंने, जो मैंने बाबा साहब को भी दिखाया कि साहब ये इसलिए अगर ये प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान आबादी बढ़ा के पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना चाहते हैं, तो ये वह इसको छोड़ दीजिए, गलत है। ये क्या बोले सर? नहीं, बाबा साहब ने 2 महीने पहले जो अपनी तकरीर की उसमें ये एक बात कहनी बंद कर दी कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। ये जरूर है, उन्होंने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन बहुत हो रही है और कन्वर्जन हो रही है, उसकी बात की, लेकिन ये नहीं। देखिए ये उनका है कि ये मुसलमानों की ग्रोथ है, ये नीचे लाइन, और ये हिंदुओं की ग्रोथ है, तो ये गैप तो कितना यूं बढ़ता चला जा रहा है। ये पिछले 70 साल का। फिर मैंने दिनेश सिंह से कहा कि साहब मुझे अगले 150-200 साल का भी बता दो। ये अगले 150 साल का कि ये मुसलमानों की लाइन है, ये हिंदुओं की लाइन है। तो मैंने कहा देखिए ये तो कहाँ आपको इससे लग रहा है कि मुसलमान ओवरटेक करने जा रहा है पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के लिए, ये सारी चीजें। लेकिन इस बात से एक ये नतीजा निकला कि अगर जितने इस पे अमेज़न पे अगर आप देखेंगे 207 कमेंट आए हैं, 3 कमेंट्स हॉस्टाइल हैं। पहले दिन ये आई थी मुसलमान कुरैशी का नाम देके उसने गालियां 3 लोगों ने दे डाली, किताब जब तक रिलीज भी नहीं हुई थी। लेकिन बाकी सारे सबने इस किताब की तारीफ की और 99% उनमें हिंदू है। वो कह रहे हैं कि साहब आपने हमारा नजरिया बदल दिया, आपने हमारी आंखें खोल दी।
क्योंकि जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंदू बेसिकली सेक्युलर है, ओपन माइंडेड है, उसको हम इमोशनल अपील या पॉलिटिकल भाषण से नहीं बात बनेगी, हमको फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जाना होगा, उस पे रिस्पॉन्स हमेशा अच्छे मिलता है। इसमें फैक्ट्स दिया गया है, इसमें फैक्ट दिया गया है। तो ये इस किताब की जो कॉपी है, ये एक रिपोर्ट की, इसमें एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि सच्चर कमेटी को भी आपने जिक्र किया, सच्चर कमेटी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हम लोग जानते तो थे कि मुसलमान सबसे बैकवर्ड है, सब जानते थे, लेकिन किसके बैकवर्डनेस का एक्सटेंट क्या है, फिगर्स क्या है, जब तक फिगर्स न हो सपोर्ट करने के लिए, वो कोर्ट में भी आप केस नहीं जीत सकते। तो फिगर्स का होना, इसके लिए इस किस्म की स्टडीज और रिसर्चेस का होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना केस बिल्ड करें फॉर जुडिशरी, फॉर मीडिया, फॉर इंटेलिजेंट पीपल टू अंडरस्टैंड। अल्फाज के साथ मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और डॉक्टर साहब आपको मैं थोड़ा बहुत तकलीफ देता रहूँगा, कुछ डेटा की सपोर्ट के लिए मुझे आपके मदद की जरूरत रहेगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir, for taking out your time from your busy schedule. Sir has to leave for another function, I think. So, should we